हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 समझाया था और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि काफ़ी अच्छे से समझ आया उन्हें वो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन केस आप पहली बार इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के साथ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप वो सीरीज़ देखेंगे तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा अभी जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ लिमिटेशन एक्ट, और इसे भी हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने वाले हैं। और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो डिज़ाइंड होते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए, और अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो करें तो आपको किसी कोचिंग को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स चाहे वो किसी भी स्टेट के हों आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो दूसरे एग्जाम्स हैं जहाँ पे ऑब्वियसली लॉ ही पूछा जाएगा, और अगर आपको लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये लेक्चर्स हेल्प करेंगे। तो आप अगर किसी भी स्टेज पे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉलेज में अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे और पढ़ाई करेंगे उस अकॉर्डिंग तो आपको वो कंसेप्ट जो जुडिशरी के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं वो आपको कॉलेज के लेवल पे ही क्लियर हो जाएंगे। ये आपको मदद करेगा आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में कॉलेज में, और उसके अलावा आगे जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उनमें भी। तो इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ये क्लासरूम का एक्सेस हर एक लॉ स्टूडेंट के पास या हर एक उस इंसान के पास जो लॉ से कनेक्टेड है किसी भी वे में होना चाहिए। तो आप सब जो कि आपके पास जिस क्लासरूम का एक्सेस है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिनिमम 2 लोगों के साथ आपको शेयर करना है, और आपको उनको ये बोलना है कि आप आगे भी ऐसा ही करो। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, और जो मेरी मेहनत है, जो हम लोगों का इनिशिएटिव है, वो एक्चुअल में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 को बेसिकली हम बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, राइट, कि जो डिले है उसको माफ कर देना। हमने सेक्शन 3 पढ़ा था। सेक्शन 3 क्या बोल रहा था कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद फाइल की जाती है तो उसको कोर्ट क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, एंटरटेन नहीं करेगा, राइट। तो अब सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली एक्सेप्शन है एक तरीके से सेक्शन 3 का, राइट, जो कि ये बोलता है कि वो जो डिले है वो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कंडोन कर सकता है, मतलब उस डिले को माफ कर सकता है। पर सेक्शन 5 सब मैं आगे बताऊं उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि सेक्शन 5 किस पे अप्लाई नहीं होता। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। सेक्शन 5 सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सूट्स के केस में नहीं हो सकता। उसके अलावा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं होता, राइट, कॉमा हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स की एप्लीकेशन है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट उस पे भी अप्लाई नहीं होता, राइट। तो सेक्शन 5 किस में अप्लाई नहीं होता, सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता, और डिवोर्स की जो एप्लीकेशन अंदर हिंदू मैरिज एक्ट जाती है उस पे भी सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। इन पॉइंट्स को आप भूलिएगा मत कभी गलती से भी, याद रखिएगा, यहां से प्री का क्वेश्चन आता ही आता है। अब तो सेक्शन 5 बेसिकली क्या बोलता है, सेक्शन 5 ये बोलता है तो अगर सूट पे अप्लाई नहीं होता तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये किस पे अप्लाई होता है, अपील पे अप्लाई होता है और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। इन 2 एप्लीकेशंस के अलावा, एग्जीक्यूशन और डिवोर्स एप्लीकेशन के अलावा जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उन पे अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कि किसी अपील में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 2 मंथ्स का है, और कोई इंसान जो अपील फाइल करता है वो अपील फाइल करता है 3 मंथ्स के बाद, तो कोर्ट जो है वो उस इंसान से पूछेगा कि भाई आपका तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है इससे बार्ड है,
तो एज पर सेक्शन 3 हम आपकी जो अपील है उसको हम डिसमिस कर देते हैं। पर वो इंसान क्या बोलेगा? वो इंसान बोलेगा कि एक सफिशिएंट रीजन था जिस वजह से मैं इस अपील को फाइल नहीं कर पाया 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, इसलिए कोर्ट मेरी एप्लीकेशन को, और वो प्रे करेगा कि इसलिए कोर्ट को मेरी एप्लीकेशन अलाउ करनी चाहिए, राइट। इसी चीज को बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। मान लीजिए किसी में जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो था 1 मंथ और वो इंसान कोर्ट के सामने जा रहा है आफ्टर 5 मंथ्स, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर हम सेक्शन 3 पढ़ें तो सेक्शन 3 तो क्लियरली बात करता है कि भाई अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन गई है तो आप उसको क्या कर दीजिए? डिसमिस कर दीजिए। तो यहां पे ये इंसान क्या करेगा? अब एक प्लेंट फाइल, जो एप्लीकेशन है वो तो फाइल करेगा ही करेगा, प्लस एप्लीकेशन के साथ साथ सेक्शन 5 की भी प्लीडिंग रखेगा और ये बोलेगा कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी एप्लीकेशन लेट है, पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो मैं किसी कारण की वजह से नहीं फाइल कर पाया। तो वो रीजन कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। वो कॉज कैसा और कारण क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर आज मेरा मूड नहीं था तो इस वजह से मैं 3-4 महीने से मैं बैठा हुआ था घर में और मूड ही नहीं कर रहा था एप्लीकेशन फाइल करने का, तो इसलिए मैं नहीं आया। तो क्या ये सफिशिएंट कॉज है? नहीं, आपके मूड पे कोर्ट डिपेंड नहीं करता, राइट। तो एक कॉज कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अब हम सेक्शन 5 देखेंगे। आई होप आपको सेक्शन 5 की आउटलाइन समझ आ गई कि सेक्शन 5 यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए सेक्शन 5 बात करता है एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21। तो क्या चीज? कोई भी अपील और कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन? वो जो 2 एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी। इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन की बात करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है ऑर्डर 21 सीपीसी। तो वो एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स की एप्लीकेशन है वो भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन है तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अंडर मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 3 क्या बोलता है कि कोई भी जो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर इस तरह की कोई चीज फाइल की जाती है, एप्लीकेशन, अपील या सूट, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। पर ये क्या बोल रहा है? मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी एडमिट की जा सकती है कोई भी अपील या एप्लीकेशन। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला यहां पे कि सेक्शन 5 क्या है? एक्सेप्शन है एक तरह से सेक्शन 3 का। जो सेक्शन 3 की जो हार्शनेस है उसको ये सेक्शन 3 जो सेक्शन 5 है वो कम करता है। जो हार्शनेस है सेक्शन 3 की उसको सेक्शन 5 रिड्यूस कर देता है। अभी जब ये अपील और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी, इवन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर है तो भी क्या होगी? उस एप्लीकेशन को एडमिट किया जा सकता है, राइट। कब? इफ द एपेलेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज। कब किया जा सकता है? जब ये जो अपेलेंट है या फिर जो एप्लीकेंट है वो ये बताए कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था, उसके पास एक रीजन था जो सफिशिएंट था, केवल कॉज नहीं। वो कॉज कैसा होना चाहिए? कोर्ट की नजरों में वो कॉज जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, राइट। कि जैसे वो इंसान बीमार था, ये कॉज होता है कि वो इंसान आईसीयू में था 6 महीने से, प्रिस्क्राइब पीरियड बीत गया, वो नहीं फाइल कर पाया, तो एक सफिशिएंट कॉज है। क्यों? क्योंकि जो इंसान बेड रिडन है, जो इंसान आईसीयू में है, वो कैसे आके केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई इंसान इंप्रिजन्ड था, नहीं कर पाया, राइट। तो ये सारे क्या है? ये सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, ठीक है। तो कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी एडमिट की जा सकती है अगर जो एपेलेंट या एप्लीकेंट है वो क्या दिखा दे? वो कोर्ट के सामने ये कोर्ट को ये कन्विंस कर दे इस बात से कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था ऐसा जो डिले है वो करने के लिए, राइट। पर
इसमें आप हमेशा एक केस याद रखिए, कृष्णा वर्सेस चटप्पन का केस है ये, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है 1881 का, राइट। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो सफिशिएंट कॉज है, अब जो सफिशिएंट कॉज जो है वो कहीं डिफाइन तो किया नहीं है लिमिटेशन एक्ट में, आप ढूंढिए आपको नहीं मिलेगी डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में सफिशिएंट कॉज की। तो कोर्ट ने इस केस में सफिशिएंट कॉज का मतलब बताया था कि पहला क्या मतलब है कि ऐसा कॉज जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी हो, राइट, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी, मतलब ऐसी चीज जो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी, राइट। अगर कंट्रोल में थी तो उस इंसान को फाइल करना चाहिए था, पर अगर कंट्रोल में नहीं थी, जैसे वो इलनेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, वो बीमार हो गया, उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो कब बीमार होगा, राइट। तो एक ऐसी चीज, उसके अलावा जो पार्टी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, द पार्टी मस्ट नॉट बी नेग्लिजेंट और लैकिंग इन बोनाफाइड्स, और लैकिंग इन बोनाफाइड्स, ये आप याद रखिएगा। तो सफिशिएंट कॉज कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पर सफिशिएंट कॉज को इस केस में प्रिवी काउंसिल ने बताया कि एक ऐसा कॉज जो पार्टी के कंट्रोल के बाहर हो, और दूसरा जिससे पार्टी ये समझ आए कि पार्टी जो थी वो नेग्लिजेंट नहीं थी, ना ही उसकी वो बैड फेथ में काम कर रही थी, राइट। अगर पार्टी नेग्लिजेंट है, जानबूझ के नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली वो सफिशिएंट कॉज में नहीं आएगा। तो आप सफिशिएंट कॉज का मीनिंग इस तरह से समझ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपन को लॉ को टेक्निकल बना के समझने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली सोचिए, आप अगर जज बन के बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई आके ये बोलता है कि सर हम क्रिकेट खेल रहे थे, एक टूर्नामेंट चल रहा था 3 महीने से, तो इस वजह से हम केस फाइल करने नहीं आ पाए आपके पास, जो अपील है वो हम फाइल नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज़ कंडोनेशन ऑफ डिले कर दो। नहीं कर सकता कोर्ट अलाउ ये बात। आप खुद ही बोलोगे कि भाई आपके लिए क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं देते हो, राइट। पर अगर वो इंसान आपको ये आके बोलता है कि सर मैं बहुत बीमार था और इस वजह से मैं बेड रिडन था और नहीं उठ के चल भी नहीं सकता था, राइट, इस वजह से मैं केस फाइल नहीं कर, मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, तो कोर्ट ऑब्वियसली, आप अगर बैठे होगे उस चेयर पे तो आप खुद समझोगे कि, आप खुद बोलोगे कि ठीक है यार ये जेन्युइन रीज़न है, और इस वजह से आप क्या करोगे, कंडोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लोगे, डिले कंडोन कर दोगे और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लोगे, राइट, और वो अपील आप एंटरटेन कर लोगे। तो आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। अब सफिशिएंट कॉज के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूं, जैसे इलनेस, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए लिखवा रहा हूं। इलनेस के अलावा मिस्टेकन लीगल एडवाइस, मिस्टेकन लीगल एडवाइस, पर ये जो मिस्टेकन लीगल एडवाइस है ये गुड फेथ में वकील ने दी हो, वकील को लगता हो जेन्युइनली कि जो उसने आपको जो सलाह दी हो वो जेन्युइनली बिलीव करके वो सलाह दी हो, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये पॉइंट प्रॉपर, राइट। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मोहनलाल वर्सेस, बेसिकली एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, मोहनलाल वर्सेस जय सिंह ठाकुर, 1958 एमपी हाई कोर्ट, राइट। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो मिस्टेकन लीगल एडवाइस है वो एक ग्राउंड है कंडोनेशन ऑफ डिले का, पर जस्ट बिकॉज, बट वो जो मिस्टेकन लीगल एडवाइस है वो कैसी होनी चाहिए, इन गुड फेथ होनी चाहिए। जो वकील है आपका, उसने गुड फेथ में आपको वो एडवाइस दी। मान लीजिए, अब इसको हम समझते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी वकील के पास गए, किसी पॉइंट पे आपको कंसल्ट करना था, उस चीज पे उस वकील का जो ओपिनियन था वो आपको पता चला और आपने उस हिसाब से एक्ट कर दिया, और वकील ने भी बोनाफाइड बिलीव करते हुए सारी चीजें पढ़ के समझ के उसका अपना जो ओपिनियन था वो दिया, पर वो एडवाइस एक्चुअली गलत थी। तो यहां पे आपने क्या किया, उस पर एक्ट किया, पर वो वकील जो था, जो लॉयर था, उसने गुड फेथ में आपको एडवाइस दी, उससे आपको लॉस हो गया, उसकी वजह से आप केस नहीं फाइल कर पाए उतने समय तक। मान लीजिए उसने बोला कि 1 महीने की जगह उसने बोला 3 महीने का समय मिल जाएगा आपको, राइट, उसने गुड फेथ में ऐसा बोला,
ठीक है, और ऐसे प्रेसिडेंट्स थे कुछ केसेस में। तो अब क्या हुआ, आपने उस चीज पे एक्ट कर लिया, जब आप कोर्ट के सामने गए तब तक पीरियड निकल चुका था, कोर्ट ने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपने क्या प्लीड किया कि भाई हमारे वकील साहब ने हमें ये सलाह दी थी। पर वो जो सलाह है वो कैसी होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, और जो मटेरियल है, जो लॉ है, उस पर बेस्ड होनी चाहिए, राइट। अब क्यों इस चीज की जरूरत है, कि क्यों इस बात पे बहुत ज्यादा आई एम हार्पिंग अपॉन द फैक्ट दैट द मिस्टेकन एडवाइस शुड बी इन गुड फेथ। द रीजन इज कि अब मान लीजिए अगर हम ये गुड फेथ वाली चीज नहीं लगाएंगे तो कोई भी इंसान डिले करेगा और कोर्ट में जाके बोलेगा हमारे वकील ने हमें ये बोल दिया था कि आप कुछ टाइम बाद कर सकते हो, राइट। तो इसका फायदा उठाया जा सकता है, आप मिसयूज कर सकते हो कि आप अपने वकील को कुछ पैसे दे दो, फीस दे दो, और आपको बस इतना बोलना है कि वकील साहब ने हमें एडवाइस दी थी। तो ऐसा नहीं होगा कि हर केस में जहां पे आपको मिस्टेकन लीगल एडवाइस मिली आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा, पर मिल सकता है अगर वो एडवाइस आपको गुड फेथ में दी गई हो, राइट। कोर्ट ने जो पैरामीटर्स इस केस में ले डाउन किए अगर उन बेसिस पे दी गई हो तो उन केसेस में आपको मिस्टेकन लीगल एडवाइस को भी सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको अब क्लियर होगा। फिर उसके बाद अगर डिले हो रहा है इन गेटिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम कोर्ट्स, फ्रॉम कोर्ट, राइट, कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपील फाइल करोगे वो डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट से नहीं मिल रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्योंकि आपकी तो गलती है नहीं, राइट। उसके अलावा आप क्या हो, आप जेल में हो, इम्प्रिजन्ड हो, राइट। आपका कोई एजेंट नहीं है बाहर जिसके थ्रू आप फाइल करवा सकते हो, नहीं है कोई, और आप इम्प्रिजन्ड हो, तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में आएगा, जिस वजह से ये बोला जाएगा कि आप केस फाइल नहीं कर पाए हो, मतलब जो अपील है वो फाइल नहीं कर पाए, राइट। उसके अलावा तो ये तो हो गया कि सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में क्या क्या आता है, आपको एक एक चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं सारी चीजें। उसके अलावा ठीक है, फिर अगर डिले है इन गिविंग कॉपी ऑफ जजमेंट, वैसे डॉक्यूमेंट में कवर हो जाएगा, गिविंग कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिक्री बाय कोर्ट, जजमेंट एंड डिक्री बाय कोर्ट, तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज आएगा। अगर आप मेंटल शॉक में हो, राइट, दैट इज ऑल्सो अ सफिशिएंट कॉज। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं आपको सफिशिएंट कॉज में समझ लेने हैं। अगर आपको कोई ये बोल देता है कि आप सफिशिएंट कॉज क्या होगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आई होप मैंने आपको जितना समझाया आप उसके बेसिस पे प्रॉपरली सफिशिएंट कॉज को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको वो केस लिखना है, उसके अलावा आपको बताना है कि सफिशिएंट कॉज कहीं डिफाइन नहीं किया गया है पर इस केस में प्रीवी काउंसिल ने एक्सप्लेन किया था, उसके अलावा सफिशिएंट कॉज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। अब सफिशिएंट कॉज क्या नहीं होता है, ठीक है, सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में कौन सी चीजें नहीं आती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो कौन सी चीजें जो सफिशिएंट कॉज नहीं है, इलिटरेसी, आप अनपढ़ थे, ये सफिशिएंट कॉज नहीं है। पॉवर्टी, ये भी सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। पर्दा, कि कोई इंसान पर्दा में रहता है, वो भी नहीं आएगा, राइट। डिले ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, ये भी सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, राइट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये भी सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ये सारी चीजें सफिशिएंट कॉज नहीं मानी जाएंगी फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5।
राइट। अब एक और चीज, जब हम सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं और हमने यहां पे पढ़ा कि if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or application, तो ये जो अपील है सेक्शन 5 जो है, इसमें जो अपील है ये कवर करता है बोथ सिविल अपील को भी एंड क्रिमिनल अपील को भी, राइट। इसीलिए जब आप शेड्यूल देखेंगे तो वहां पे क्रिमिनल अपील के लिए भी प्रावधान दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए, राइट। तो सेक्शन 5 बहुत याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या सेक्शन 5 जो है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट हम समझते हैं कि केवल सिविल मैटर से डील करता है, पर एक्चुअल में जो सेक्शन 5 है वो क्रिमिनल अपील्स के बारे में भी अप्लाई होता है। मतलब अगर आप क्रिमिनल अपील टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं तो जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जाएगी आपकी तरफ से, वो किस में जाएगी? दैट विल गो अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, राइट। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा कि सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह की अपील में ये अप्लाई होता है। एंड देन इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बोलता है कि the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। अब sufficient cause को ही explanation में बताया कि अगर कोई जजमेंट वगैरह कोर्ट का है, राइट, कोई प्रैक्टिस है कोर्ट की, हाई कोर्ट की, राइट, और उस वजह से जो रियल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसको कंप्यूट करने में टाइम लगा, राइट, तो वो भी सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में आएगा। मान लो हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर था जिसकी वजह से जो पार्टी थी वो कंफ्यूज हो गई कि भाई, राइट, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो पार्टीज ऑब्वियसली मानेंगी, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से पार्टीज कंफ्यूज हो गई और उस वजह से उनका डिले हो गया केस फाइल, अपील फाइल करने में, एप्लीकेशन फाइल करने में, तो वो भी सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में आएगा अगर वो कोर्ट को प्रूव कर देती है कि देखिए इस वजह से ये आपका जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, इस वजह से हमने ये कैलकुलेट किया है, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउ करेगा, राइट। ये हमारा सेक्शन 5 के बारे में जो एक्सप्लेनेशन। बट इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा लेक्चर रैप अप करने से पहले, कि जो सेक्शन 5 है, जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है, दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है या नहीं, राइट। ये एज अ मैटर ऑफ राइट पार्टीज क्लेम नहीं कर सकती। एज अ मैटर ऑफ राइट इट कांट बी क्लेम्ड, राइट। एज अ मैटर ऑफ राइट ये क्लेम नहीं किया जा सकता। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो पार्टीज का राइट है या कोर्ट का डिस्क्रिशन, तो आपका आंसर होगा कोर्ट का डिस्क्रिशन है, पार्टीज का राइट नहीं है, राइट। अब कोई भी चीज सफिशिएंट कॉज है या नहीं, कोई रीजन सफिशिएंट कॉज है या नहीं, वो क्या है? दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ऑब्वियसली फैक्ट ही तो है कि भाई आपका बीमार होना सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन 5 एंड आई होप आपको सेक्शन 5 क्लियरली समझ आया होगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके हाथ में आपका बेयर एक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इंटरप्रिटेशन देता हूँ किसी भी चीज़ की, राइट। तो वो चीज़ें आप उसी लेटर के नीचे, जैसे अपील मैंने बताया, तो अपील के नीचे ही आप लिख सकते हैं सिविल एंड क्रिमिनल अपील, राइट। तो जब भी आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो जब मैंने सेक्शन 5 पढ़ाया तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, राइट, अपील में सिविल एंड क्रिमिनल अपील, राइट, सफिशिएंट कॉज जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इस तरह की चीज़ें जब आप अपने बेयर एक्ट में ऐसे लिख के रखेंगे तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत आसान होगा। और केस लॉ जो मैंने आपको बताया वो कहीं एक मार्जिन में लिख लो, तो जब भी आप रिवाइज करोगे आपको तुरंत पता होगा कि सेक्शन 5 में क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है जो हमें याद रखनी है।
और जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अदरवाइज आप एक तरफ नोट्स पढ़ोगे, दूसरी तरफ बेयर एक्ट पढ़ोगे, राइट। और ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है ये काफ़ी है। अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो आराम से आप सेक्शन 5 पे अगर इतना मैंने आपको जो बताया आप इतना लिख दोगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो इस तरीके से आप अपने बेयर एक्ट में ही अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो जहाँ जहाँ पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट हो सकें जैसे आप हो रहे हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना।